हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस इंपीरिया। आज हम आपके सामने मार्केट एनालिसिस लेके आए हैं जिसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ और सेक्टोरियल इंडिसेस को समझने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम we'll also try to understand the Dow Jones and the VIX as well. So guys, let's start with first the analysis of Nifty. As far as Nifty is concerned, निफ्टी बस यही 15,900 के आसपास अटक रहा है बार बार। अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तो निफ्टी was close to 15,600. So I had told you that we can easily buy here and our stop loss should be the low of this candle, which was a hammer candle here. So after that what happened was that Nifty actually went up and it tried to touch this high of 15,900, but somehow could not again survive there. But what is next for Nifty in the coming days? I guess that Nifty is absolutely in a very safe hands now, and I am expecting that Nifty is absolutely ready to break on the upside. So guys, आने वाले दिनों में हम ऐसा देख सकते हैं कि निफ्टी 15,760 के बाद इस 16,000 या 15,900 का जो एक रेजिस्टेंस है उसको तोड़ेगा और आने वाले दिनों में एक 400 से 500 पॉइंट्स का मूव दे सकता है। तो गाइज, दिस इज एनालिसिस ऑफ निफ्टी। अगर हम इंडिया विक्स को देखें, इंडिया विक्स क्या कर रहा है, जैसा मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि इंडिया विक्स ने एक 52 वीक लो बनाया है। यहाँ पर वो 52 वीक लो था जो मेरा ख्याल है 28 जुलाई को बना था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन हो रही है और इस बेस फॉर्मेशन का ये है कि हो सकता है कि विक्स आने वाले दिनों में थोड़ा हल्का सा बढ़ जाए, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड विक्स की मैं समझता हूँ कि नीचे की तरफ ही है और विक्स का नीचे जाना हमारे लिए बहुत अच्छा है। जितना विक्स का वैल्यू नीचे होगा उतना मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो विक्स इस वक्त 52 वीक लो की जोन में है, तो यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। अब हम चलते हैं, हम डाउ जोन्स का एनालिसिस करते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं कि डाउ जोन्स में क्या हो रहा है। देखिए, इट्स एक्चुअली द अमेरिकन मार्केट्स जो डिसाइड करते हैं कि इंडियन मार्केट में क्या होने वाला है। तो मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि डाउ जोन्स जो है वो एक ट्रेडिंग रेंज में है और ये ट्रेडिंग रेंज, इसकी जो लोअर एंड है वो है 33,590 और उसका जो ऊपर का रेंज है दैट इज 34,900. So what exactly is happening here is that, let me just make it a little more better for you. So this is the first time, just a second, this is the first time डाउ जोन्स ने इस 34,900 34,900 की रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की। सेकेंड टाइम इट हैपेंड हियर, थर्ड टाइम इट हैपेंड हियर, एंड नाउ इफ यू कैन सी इट वाज नेवर इन, आप अगर फर्स्ट टाइम देखें तो प्राइस कुड नॉट क्रॉस दिस 34,900. Second time, again the price could not cross this 34,900. Third time, what happened? The price went slightly above this 34,900 levels, but you see how crashing it came down. But now, what do you see now? You see 1, 2, 3, 4, 5 candles, I would say 6 candles, where the price has survived above this 34,900. यानी कि अब की बार मामला थोड़ा डिफरेंट है। इन 3 बार में आप देख रहे थे कि प्राइस फर्स्ट और सेकंड में प्राइस ऊपर जा ही नहीं पाया, थर्ड में प्राइस ऊपर गया लेकिन क्रैशिंग डाउन आ गया, लेकिन अब जो चौथी बार ऐसा हो रहा है कि प्राइस ने 6 कैंडल बनाए हैं और इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना दिया है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका है और आने वाले दिनों में हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि डाउ जोन्स भी एक अच्छा मूव देगा ऊपर की तरफ। सो गाइज, डाउ जोन्स ऑल्सो लुक्स क्वाइट कंफर्टेबल एंड रेडी टू मूव अप. Now let's try to understand Bank Nifty. What's stored in the Bank Nifty for us? So guys, this is Bank Nifty. Let me just rub it off. Okay. So guys, those who have been associated with me, they know that I have been tracking this price structure for a long time. So as far as Bank Nifty is concerned, we are only dealing in 2 levels. What are those 2 levels? Those 2 levels are 35,780 and the other level is 34,560. तो यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी को अच्छे से देखें तो यहाँ पर 35,800 जो लेवल है वो बार बार रेजिस्टेंस बन के आ रही है। पहली बार यहाँ हुआ, दूसरी बार यहाँ हुआ, तीसरी बार फिर से यहाँ हुआ, चौथी बार प्राइस उसके ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो गया लेकिन सरवाइव नहीं कर पाया और देखिए किस तरीके से नीचे आया। सिर्फ 2 मूव्स और प्राइस नीचे आ गया, एक मूव गैप डाउन और सेकेंड मूव फर्दर नीचे आ गया। तो
प्राइस इस रेजिस्टेंस को 35,800 की रेजिस्टेंस को बार बार क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और अगर डाउन साइड में देखें तो ये सपोर्ट बन के आ रहा है आपके सामने। 34,600 की लेवल जो है वो सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट मिला, फिर यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेक हुआ और वो फॉल्स ब्रेक बाद में ऊपर की तरफ खुला, यहाँ पर फिर से फॉल्स ब्रेक मिला और यहाँ पर आप देखिए अब एक बेस फॉर्मेशन हो रही है। नंबर 13 पे यहाँ पर एक जबरदस्त बेस फॉर्मेशन हो गई है। तो ये 34,560 या फिर मैं कहूँगा 34,600 इज अ मेजर 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 सपोर्ट लेवल एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। सो गाइज, एज फार एज रिस्क रिवॉर्ड इज कंसर्न, तो ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पर है? ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ऑब्वियसली बैंक निफ्टी के अंदर है और बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में ऊपर बड़े आराम से जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, एडवाइस तो नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे, मैं तो बस एक एजुकेशनल ये वीडियो है आपके लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर बैंक निफ्टी बड़े आराम से खरीदा जा सकता है और आपका जो अपसाइड होगा वो करीब करीब 1,146 पॉइंट, यानी कि 1,146 पॉइंट्स फ्रॉम हियर। सो इवन इफ यू बाय वन लॉट ऑफ बैंक निफ्टी इन फ्यूचर्स, you can easily make 1,000 points in Nifty, which is I guess around on a lot of 25, it is but 25,000 rupees you can easily make here. So guys, this is the analysis of Bank Nifty here. Now, if I would like to go to IT, Nifty IT, here it is. Let's try to understand what is Nifty IT doing. See, Nifty IT is moving like anything actually. If you see here, let me just mark it. This is the price level. This is the important level. आप देखें प्राइस इस रेजिस्टेंस को किस तरीके से निफ्टी आईटी ने तोड़ा। यहाँ पर पहली बार रेजिस्टेंस मिली, सेकेंड टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली और ये दो बार जो था इट वाज ए अंडरशूट। So price could not even touch this 27,300 levels. So here again price could not touch this level. लेकिन यहाँ पर आप देखें किस तरीके से निफ्टी आईटी ने एक जबरदस्त एक बेस बनाई। बेस बनाना एक इंडिकेशन था कि मुझे ऊपर जाना है, मुझे इस रेजिस्टेंस को तोड़ना है और यहाँ पर एग्जैक्टली वही हुआ। निफ्टी आईटी ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा जो कि 27,300 की रेजिस्टेंस थी और अब निफ्टी आईटी जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। तो गाइज, आप निफ्टी आईटी में कुछ आईटी सेक्टर से कुछ स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करें और वहां पर मेरा ख्याल है एक अच्छा अपसाइड है। खासतौर से अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स देखेंगे तो आईटी सेक्टर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आने वाले दिनों में हम आईटी सेक्टर को और ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज अबाउट निफ्टी आईटी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद अदर सेक्टर एनालिसिस। सो गाइज, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो बाकी सेक्टर्स है वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सिंस इट्स अ रिव्यू ऑफ ऑल द सेक्टर्स, इट्स अ वीकेंड रिव्यू, so let's try to understand what's happening in other sectors. So first let's have a look at Nifty Auto, right? Nifty Auto अगर आप देखें निफ्टी ऑटो क्या कर रहा है, तो ऑटो सेक्टर जो था वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था और ये डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू कब हुई थी? ये साल की शुरुआत में ही शुरू हो चुकी थी, यानी कि फरवरी से लेके अगर आप देखेंगे मई तक निफ्टी जो था, निफ्टी ऑटो जो था वो बिल्कुल डाउन ट्रेंड में था, एक डाउनवर्ड चैनल में था और ये डाउनवर्ड चैनल जो थी ये बाद में ऊपर की तरफ टूट गई और प्राइस ने ऊपर की तरफ एक अच्छा सा एक मूव दे दिया। तो यहाँ पर प्राइस ने इस डाउनवर्ड चैनल के हायर लो को काटा और प्राइस ऊपर चला गया। तो उसके बाद आप क्या देख रहे हैं? उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर निफ्टी ऑटो को एक जबरदस्त रेजिस्टेंस मिला और ये कौन सी लेवल है? अगर मैं इस लेवल को बना दूं तो ये लेवल करीब करीब निकाल के आती है 10,800 की लेवल। तो 10,800 के लेवल के आसपास निफ्टी ऑटो को एक रेजिस्टेंस मिला। यहाँ एक डबल टॉप बन गया, पहला टॉप यहाँ बना जो जून में बना था और उसके बाद दूसरा टॉप यहाँ बना जब जुलाई में बना। तो प्राइस उसके बाद वापस नीचे आ रहा है, तो इसी डबल टॉप हायर लो को रीटेस्ट कर रहा है। तो प्राइस इसको रीटेस्ट कर रहा है और अगर आप देखें यहाँ पर इस शूटिंग स्टार कैंडल बनने का मतलब ये है कि प्राइस अब इस रेजिस्टेंस को एक सपोर्ट की तरह देख रहा है। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में निफ्टी ऑटो जो है इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाएगा और ऑटो सेक्टर में एक उछाल हम देख सकते हैं। तो आपके रडार पे ऑटो सेक्टर होना चाहिए। ऑटो सेक्टर में काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं, इसमें बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में स्पेशली अगर आप देखें उसकी प्राइस मूवमेंट को समझने की कोशिश करें तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज जो है इट इज़ एक्चुअली डूइंग वेरी वेल। ये जो ऑटो सेक्टर यहाँ से यहाँ तक गिरा है, लेकिन बालकृष्णा इंडस्ट्रीज इकलौता एक ऐसा स्टॉक है जिसने एक कंसोलिडेशन दिया है। तो आने वाले दिनों में जैसे ही ऑटो सेक्टर रिकवर करेगा तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले लार्ज कैप्स में से बालकृष्णा इंडस्ट्रीज जो है
वो हमें रडार पे रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, निफ्टी मेटल की। तो मेटल सेक्टर एक्चुअली क्या कर रहा है, मेटल सेक्टर अगर आप देखें एक कंसोलिडेशन में था, और ये कंसोलिडेशन जो थी ये इधर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल क्या था, 55,030 की लेवल। तो हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि 5500 की जो लेवल थी वो मेटल सेक्टर के लिए एक दीवार बन के रह गई थी। तो प्राइस बार बार इस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर पहली बार मेटल सेक्टर ने इसको तोड़ने की कोशिश की, एक टॉप बनाया, फिर नीचे गया, दिस वाज अ 52 वीक हाई। उसके बाद यहाँ पर दूसरी बार 52 वीक हाई बनाया, उसके बाद तीसरी बार 52 वीक हाई यहाँ बनाया, लेकिन अब की बार निफ्टी मेटल ने जो है एक ब्रेकआउट दे दिया है। तो गाइस आपके रडार पे निफ्टी मेटल भी होना चाहिए। ये सेक्टर भी आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा मुंह दे सकता है। इसमें लार्ज कैप स्टॉक्स हो या मिड कैप स्टॉक्स हो, दोनों स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो गाइस निफ्टी CNX मेटल या निफ्टी मेटल जो है आपके रडार पे डेफिनेटली होना चाहिए। अब हम चलते हैं फार्मा सेक्टर की तरफ। फार्मा सेक्टर में बड़ी पिक्चर क्या है और छोटी पिक्चर क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फार्मा सेक्टर अच्छे से दिखाता हूँ। तो फार्मा सेक्टर एक्चुअली जो है इट इज़ एन एक्सपैंडिंग ट्रायंगल, यानी कि यहाँ वॉलेटिलिटी जो है वो एक्सपैंड हो रही है। तो अगर आप देखिए फार्मा सेक्टर ने यहाँ पहले एक बेस बनाया, दूसरा बेस यहाँ बनाया, तीसरा बेस यहाँ बनाया, और अब प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ये एक एक्सपैंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है जहाँ पर फार्मा सेक्टर की जो वॉलेटिलिटी है वो इंक्रीज होते जा रही है। और इस एक्सपैंडिंग ट्रायंगल के अंदर एक और एक्सपैंडिंग ट्रायंगल हमें दिख रहा है। सो आई कैन से दैट this is an expanding triangle here. It's a nested expanding triangle. एक expanding बड़े expanding triangle के अंदर एक छोटा expanding triangle है, और यहाँ पर अगर आप देखें प्राइस बार बार इसको सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर तीसरी बार सपोर्ट लिया, और यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो है इस छोटे इस नेस्टेड एक्सपैंडिंग ट्रायंगल को तोड़ के ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दे सकता है। लेकिन फार्मा में मुझे उतना ज़्यादा अपसाइड अभी नहीं दिख रहा है, जब तक ये वाली जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तभी फार्मा सेक्टर में एक ऊपर की तरफ एक मूव आने वाले दिनों में दिख सकता है। तो फिलहाल ऑटो सेक्टर और मेटल सेक्टर आपके रडार पे होना चाहिए। फार्मा सेक्टर looks doesn't look so bullish to me, but at the same time it doesn't look bearish to me। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि निफ्टी की जो मूवमेंट होती है इट इज़ एक्चुअली रोटेशन बेस्ड, राइट। निफ्टी कभी फार्मा की वजह से चलता है, कभी मेटल की वजह से चलता है, कभी ऑटो की वजह से चलता है, कभी FMCG या फिर कभी बैंक्स निफ्टी को चलाते हैं। लेकिन हमने देखा कि ऑटो और मेटल स्पेशली दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो आपकी नज़र ऑटो और मेटल पे डेफिनेटली होनी चाहिए आने वाले दिनों में। एट द सेम टाइम फार्मा लुक्स टू बी इन मोर ऑफ ए कंसोलिडेशन, सो आई डोंट सी एनी डाउन साइड इन फार्मा, बट देन अपसाइड भी थोड़ा लिमिटेड ही है। सो गाइज नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड FMCG सेक्टर में क्या हो रहा है। So again, FMCG sector also had the same problem. It was facing resistance here, 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 and here. So what happened after that? After that, the volatility decreased, and when the volatility decreased, see how the price crossed over. So this was a volatility contraction pattern here, and this volatility contraction pattern gave a lot of breathing space to FMCG, and ultimately it broke the resistance which it was trying to break from last 4 attempts. After that, once it broke the resistance, it went up, और अब यहाँ पर FMCG सेक्टर जो है कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पर, और यहाँ ये सपोर्ट कितनी बार टेस्ट हुआ है, यहाँ अगर आप देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड नाउ द फोर्थ टाइम। सो फोर्थ टाइम दिस सपोर्ट इज बीइंग टेस्टेड। सो आने वाले दिनों में FMCG sector also looks quite good. I don't see much of a downside in the FMCG sector, so FMCG sector can also be looked at in the coming days. So guys, this was FMCG sector for you. Now let's move on to next one, that is CNX energy. Energy sector क्या कर रहा है? तो एनर्जी सेक्टर का हाल काफी बुरा लग रहा है दोस्तों। ये देखिए एनर्जी सेक्टर जो था वो इस रेजिस्टेंस को, जो कि कुछ ज्यादा बार टेस्ट नहीं हुई थी, पहली बार यहाँ टेस्ट हुई, पहली बार ये रेजिस्टेंस यहाँ टेस्ट हुई, दूसरी बार ये रेजिस्टेंस यहाँ टेस्ट हुई, और दूसरी बार में ही इसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। लेकिन अब प्राइस वापस नीचे आ गया और उसने इसको रीटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो रीटेस्ट कामयाब नहीं हो पाया, इट कुडंट बी सक्सेसफुल। सो प्राइस क्रैश डाउन, और अब प्राइस इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट नहीं बना पाया और प्राइस नीचे आ गया है।
तो यहाँ पर अगर आप देखें पिछले 3 कैंडल अगर आप देखें, इनका जो क्लोज है इट इज एब्सोल्युटली नॉट ए गुड क्लोज। तो यहाँ पर तीनों रेड कैंडल बन चुके हैं। तो ये कैंडल अगर आप देखें, दिस वाज अ हैमर विच वाज ओके, जिसका क्लोज फिर भी ठीक था, लेकिन उसके बाद ये दो क्लोजेस जो हैं, बोथ द क्लोजेस आर वेरी वीक क्लोजेस। एंड इफ यू लुक एट these three candles are strongly bearish candles. So overall, I would say, if I have to uh, just do a forensic analysis of these 6 candles, I can say that out of these 6 candles, 3 candles look very ominous. These 2 candles, they have a very weak close. This candle looks somehow okay, but if I look at the complete picture, out of 6 candles, 5 candles are giving me a very bad picture. So I guess Nifty energy absolutely doesn't look that good. So that there are chances that this sector can definitely go down in the coming days. So guys, this was the sectorial analysis of all the sectors जो हमारे मार्केट में है। तो हमने देखा मेटल, ऑटो और बैंक निफ्टी, ये 3 सेक्टर जो है, मेटल, ऑटो और बैंक, ये 3 सेक्टर्स जो है, ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जो आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें आप ज़रूर नज़र रखें, कुछ स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश करें। आई एम श्योर आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब जो सेक्टर के स्टॉक्स हम एनालाइज करेंगे, क्लोजली एनालाइज करेंगे, वो सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। और बैंकिंग सेक्टर मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा मूव ऊपर की तरफ दे सकता है। तो वो स्टॉक्स जो बैंकिंग सेक्टर को हेल्प करने वाले हैं, उसमें सबसे पहला नाम जो मेरे जहन में आ रहा है वो है ICICI बैंक। अगर आप देखें ICICI बैंक जो है, इसका प्राइस स्ट्रक्चर अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आई है जो 660 लेवल पे है। तो प्राइस ने पहली बार उसको यहाँ तोड़ने की कोशिश की, नीचे आ गया। दूसरी बार यहाँ तोड़ने की कोशिश की, प्राइस फिर से नीचे आ गया। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ जो ये डाउन मूव जो है, ये डाउन मूव काफी नीचे है। उसके बाद ये वाला जो डाउन मूव था, इसका जो बॉटम था वो इस बॉटम से थोड़ा ऊपर बना, और उसके बाद नेक्स्ट बॉटम जो था वो इस बॉटम से ऊपर बना। और अब जो उसके बाद अब जो ये बॉटम बन रहा है, ये बॉटम इस नंबर 3 बॉटम से ऊपर है। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ वॉलेटिलिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, और लास्ट का जो बॉटम है वो आप देखें इस नंबर 4 के बॉटम से भी ऊपर क्लोज हो गया, और प्राइस जो है वो बड़े आराम से 660 के रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ तोड़ने में कामयाब हो गया। तो ये कैंडल जो आप देख रहे हैं, ये इस कैंडल में काफी स्ट्रेंथ थी, और इस कैंडल ने इस 660 के रेजिस्टेंस को तोड़ा। उसके बाद जो 3 कैंडल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इट्स ए कंसोलिडेशन जहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका है। उसके बाद प्राइस ने गैप अप ओपनिंग दिया और प्राइस ऊपर चला गया। इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। तो ये देखें आप, अब हमें इन कैंडल्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला कैंडल जो था, इस कैंडल ने 660 के रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ तोड़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 कैंडल बने हैं, इसमें आप देखें ये जो लोअर शैडोज है काफी बड़ी है, दे रिप्रेजेंट वाइक ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पर तीनों कैंडल्स की शैडो, लोअर शैडो काफी प्रोमिनेंट है, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर है। उसके बाद प्राइस ऊपर जाके ऊपर इसने क्लोजिंग दी, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया और प्राइस वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ ऐसा लग रहा है कि प्राइस एक रिटेस्ट कर सकता है इस रेजिस्टेंस को जो अब सपोर्ट बन चुका है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्राइस यहाँ से ही डिसाइड करे वापस ऊपर जाने के लिए। तो 100% ICICI Bank looks very good, and there's a good upside in this bank, and we can accept around 750 levels could be our next target as far as ICICI Bank is concerned, and this target could be achieved in around 10 to 12 days. So this is the outlook as far as ICICI Bank is concerned. After ICICI Bank, the next stock which is on my radar is PNB Bank. So guys, let's try to understand what's happening in PNB Bank. So PNB Bank was in a downward channel, और इस डाउनवर्ड चैनल में से बाहर कैसे आया, एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बनाया और इसके हायर लो को चैलेंज किया, और प्राइस देखे किस तरीके से इसके हायर लो को तोड़ा और प्राइस ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से यहाँ पर वही कहानी शुरू हो गई, और प्राइस को यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला एट 44 लेवल्स, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, और वो रेजिस्टेंस पहली बार यहाँ मिला, दूसरी बार यहाँ मिला, और प्राइस उसके बाद नीचे आ गया। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर जो बियर्स की जो स्ट्रेंथ है वो मुझे थोड़ी कम होती हुई दिख रही है, क्योंकि आप देखें प्राइस को इस हाई से इस लो में आने में कितना वक्त लगा, बहुत सारे कैंडल्स लगे, और मैं समझता हूँ कि
अब प्राइस जो है यहाँ से एक शार्प अप मूव दे सकता है ऊपर की तरफ। यहाँ आप देखें इस कैंडल को, मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई करता हूँ। ये कैंडल अगर आप देखें, ये कैंडल जो था इसने इस रेजिस्टेंस को नीचे की तरफ तोड़ा, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं हो पा रहा और नेक्स्ट कैंडल ही वापस इस रेजिस्टेंस को तोड़ने में कामयाब हुई और प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो आने वाले टाइम में पंजाब नेशनल बैंक लुक्स वेरी गुड. It can go at least to the levels of 44 rupees from the current levels, and there's a good upside in this. As we have seen, Bank Nifty is looking very good, Nifty is looking very good, Dow Jones is looking very good. So I guess with everything looking good, these stocks should also perform very well. So guys, this was PNB Bank, ICICI Bank, and now next stock is uh, uh, DCB Bank. So guys, let's try to understand what DCB Bank has done. DCB Bank has frustrated us a lot. So what exactly has happened here is that there was a cup and handle formation here. एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना यहाँ पर. हैंडल बनने के बाद अगर आप देखें इस कैंडल को देखें आप, ये कैंडल कितने जबरदस्त तरीके से बना और इसने कैसा ब्रेकआउट दिया, और यहाँ ऐसा लग रहा था कि अब प्राइस ये कप एंड हैंडल पैटर्न जो है अब ये ऊपर की तरफ टूटेगा और प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन प्राइस यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस वापस एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के अंदर चला गया और वो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न जो था ऊपर की तरफ टूटा. फिर से प्राइस इस रेजिस्टेंस जो था 107 को क्रॉस करने में कामयाब तो हो गया, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस प्राइस नीचे आ गया. अब मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस इज एब्सोल्युटली रेडी. इट हैज एब्जॉर्ब्ड ऑल द सेलिंग प्रेशर and it has taken out all the weak hands. So I guess in the coming days, DCB Bank looks very good to me, and I'm expecting that DCB Bank should do very well in coming days, and it should at least give us a target of around 125 levels, but ultimate targets are much higher. The first target, or I would say the immediate target, is around 125 rupees. So yes, DCB Bank can definitely go up to 125 rupees from the current levels. So guys, this is DCB Bank for you. Last bank जो आपके सामने लेके आया हूँ, that is AU Bank. Again, AU Bank is doing the same thing. It was in a downward channel, and then that downward channel was broken on the upside. So this resistance, which was tested many times, once here and the second time here, and all this was an undershoot. So price was able to cross over this resistance और अब प्राइस वापस नीचे retest कर रहा है. और अगर आप देखें, AU Bank looks absolutely ready to move on the upside. So guys, out of these four banks, I would say AU Bank looks absolutely ready to move on the upside. So I'm expecting that AU Bank, without frustrating us anymore, will give us a move on the upside. So immediate target as far as AU Bank is concerned, I am expecting a target of around 1400 rupees from the current levels, and this target should be achieved in, I would say, 5 to 10 trading days. It's quite possible that this target can be achieved. So guys, all my views are educational in nature, in the sense that you should not take a position based on my opinions and my study. You should consult your financial advisor and accordingly take a decision in the stocks. This is purely educational in nature, and I'm quite thankful to you for giving me so much time and listening to this video, and I hope to continue this thing in future as well and give you good stuff so that you can contemplate and you can think over it, and based on that, if you wish, you can take a position as well. So guys, thank you very much. Have a nice day and a nice weekend. Goodbye.